हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए, जो हमारे पीएससी, स्टेट पीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में जान लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, उसके बाद हम उसका डिटेल जानेंगे। तो इस आयोग का गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा भी संवैधानिक दर्जा मिला 11 अक्टूबर 2018 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसमें संरचना में इस आयोग में सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इनमें इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। पदावधि 3 वर्ष की होती है और पद मुक्ति या इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा। और इनकी प्रमुख शक्तियों में है सिविल न्यायालय की समान शक्तियां हैं, संवैधानिक तथा अन्य कानूनों के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त संरक्षण की जांच व निगरानी करना, पिछड़े वर्गों को प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति RN प्रसाद। ये आपको याद रखना है। अब जानते हैं, चलिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए। तो संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 340 में सरकार को पिछड़े वर्गों की अनुच्छेद 340 में सरकार को पिछड़े वर्गों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने मंडल आयोग के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का 1979 में गठन किया, जिसने 13 दिसंबर 1980 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसकी संस्तुतियों को मानते हुए सरकार ने 13 अगस्त 1990 को अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी। इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को निर्णय देते हुए क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध ठहराया। इसी निर्णय में केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक एक स्थायी पिछड़ा आयोग गठित करने के निर्देश दिए गए। पिछड़े वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान जान लेते हैं। संविधान में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, परंतु समाज के उन वर्गों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से कमजोर है। ये ऐसे वर्ग हैं जो अनुसूचित जाति व जनजाति में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, परंतु संविधान में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में के अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) में के अंतर्गत राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को या नागरिकों के किसी वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास कर सकता है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच और उनकी समस्याओं को दूर करने की अनुशंसा के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं। अब जानते हैं आयोग की स्थापना के बारे में। तो राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 29 जनवरी 1953 को काका केलकर की अध्यक्षता में काका केलकर आयोग तथा दूसरा 20 सितंबर 1978 को BP मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग। चलिए जानते हैं काका केलकर आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए। तो गांधीवादी विचारधारा या विचारक काका केलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1953 में पिछड़ी जातियों का अध्ययन करने के लिए पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ।
30 मार्च 1955 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया। आयोग ने 2399 जातियों की पिछड़ी जाति के रूप में पहचान की तथा सभी स्त्रियों को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश की। आयोग ने सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय श्रेणी में 33% और तृतीय श्रेणी में 40% आरक्षण की सिफारिश की और इस आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं हुई। अब मंडल आयोग के बारे में जान लेते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, जिसने अपनी प्रतिवेदन 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में जातियों को भारतीय समाज की आधारशिला माना तथा 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की। इसने पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की अनुशंसा की। इसकी संस्तुतियों को मानते हुए सरकार ने 13 अगस्त 1990 को अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण करने की घोषणा कर दी। इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को निर्णय देते हुए क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध ठहराया। इसी निर्णय में केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को किया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। अब जानते हैं आयोग का स्वरूप या संरचना। अगस्त 2018 में जारी अधिसूचना में आयोग के स्वरूप और संरचना के साथ साथ सदस्यों के कार्यकाल के विस्तार, नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का विस्तार में चर्चा की गई, जिन्हें निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है। पहला, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित न्यूनतम 4 सदस्य। अगस्त 2018 में जारी अधिसूचना में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें अनिवार्यतः एक महिला सदस्य होगी। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को निर्वाह करेंगे। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो किसी सदस्य को राष्ट्रपति उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दूसरा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों का होना अनिवार्य। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों से आते हों, जिनका पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने एवं सामाजिक सेवा का व्यापक अनुभव रहा हो। अब जानते हैं कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। अधिसूचना के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का होगा। आयोग में किसी भी सदस्य की नियुक्ति अधिकतम 2 बार ही की जा सकती है। किसी भी स्थिति में तीसरी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। त्यागपत्र एवं बर्खास्त की प्रक्रिया। सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देने या हटाने की प्रक्रिया भी नियमावली में बताई गई है और उन आधारों की चर्चा भी की गई है जिसे बर्खास्तगी का कारण बनाया जा सकता है। जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने पत्र के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान भी अपने पद से या सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर कदाचार के आरोप में हटाया जा सकता है और इस आधार पर आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। बर्खास्तगी के अन्य कारण हैं। इनके अलावा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों को हटाने के अन्य कारण भी बताए गए हैं, जिनमें दिवालिया घोषित होने, पदावधि में लाभ के पद पर रहने पर, सजा होने, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने का आधार बताया गया है। लेकिन इस संदर्भ में आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सचिव, भारत सरकार की तर्ज पर वेतन एवं भत्ते। तो आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता होगा वह भारत सरकार के सचिव के बराबर निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को किराया मुक्त आवास देने का भी प्रावधान है
उनके पेंशन याफ्ता होते की स्थिति में उनके वेतन का निर्धारण पेंशन राशि काटकर की जाएगी। इसके अलावा भी दौरे की अवधि में सचिव स्तर के लिए तय यात्रा एवं दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। अब जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों के लिए। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों इत्यादि की निगरानी करना, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के हनन संबंधी शिकायत का निवारण करना, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सुझाव देना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शिकायतों की छानबीन इत्यादि के संबंध में सिविल कोर्ट के समान शक्तियां दी गईं। सन 2017 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भंग करने और उसकी जगह पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के गठन और उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन भी कर दिया। केंद्र सरकार के मुताबिक OBC आरक्षण का लाभ उन्हें अधिक मिलना चाहिए जो OBC में शामिल तो हैं लेकिन विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पर हैं। लेकिन जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसाओं का इंतजार किए बगैर सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाबत 123वें संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर दिया और इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 अगस्त 2018 को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिसूचित कर दिया और इस अधिसूचना गजट ऑफ इंडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया गया। इसी के साथ राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, ये दोस्तों राष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रीय लिखा है, ये गलत टाइप हो गया, सॉरी दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की जगह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 प्रभावी हो गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया और इसे अनुसूचित जाति आयोग को प्रदत्त शक्तियों के समक्ष शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं। सदस्यों की पदमुक्ति, तो सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। यदि अनुमति के लिए बिना आयोग की बैठकों में लगातार 3 अधिवेशनों से भाग न ले रहा हो, यदि उसका पद पर बने रहना पिछड़े वर्गों के हितों के प्रतिकूल हो। आयोग के कार्य सामाजिक शैक्षणिक के रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में अनुसंधान एवं अनुश्रवण तथा उनके कार्यों का संचालन का मूल्यांकन, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की वंचना व सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच करना, केंद्र अथवा किसी राज्य में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी तथा इसके लिए सलाह देना, साथ ही उसके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना। इन सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष अथवा जब भी वह उचित समझे सौंपना। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र अथवा राज्य को अनुशंसाएं देना। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करना जिनके लिए राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं तथा उनकी कठिनाइयों की जांच करना। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए राष्ट्रपति से उपायों की सिफारिश करना। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अनुदान दिए जाने की सिफारिश करना। पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जातियों को शामिल करना। किसी भी पिछड़ी जाति को इस सूची में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करना। आयोग इस शिकायत को भी जांच करेगा कि कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व ना तो ज़्यादा हो ना ही कम, जिससे आरक्षण का लाभ सभी जातियों को समान रूप से मिले। क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों, ये शिक्षण लिखा है, शिक्षण संस्थान OBC लिखे 27% आरक्षण का प्रावधान है। OBC में क्रीमी लेयर की सीमा इस प्रकार है: वर्ष और
वार्षिक आय 1993 में 1 लाख, 2004 में थी 2.5 लाख, 2008 में रही 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख और 2017 में 8 लाख वार्षिक आय। तो इस आरक्षण का लाभ लेने में शर्त यह है कि परिवार की वार्षिक आय क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं आती हो। 1993 में पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु रामनंदन समिति का गठन किया गया था। क्रीमी लेयर की संकल्पना का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय ने किया था, लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा को निर्धारित की सलाह सरकार को दी जाती है। जानते हैं आयोग की शक्तियां। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 338 ए के बाद नया अनुच्छेद 338 बी अंतः स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षा उपायों को संरक्षित करने से संबंधित मामलों की जांच एवं निगरानी करेगा और इस बात का मूल्यांकन करेगा कि ये सुरक्षा उपाय कितने प्रभावी हैं। संघ एवं राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित नीतिगत मसलों पर आयोग से परामर्श करना होगा और इसकी शक्तियों एवं कार्यों को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं। जैसे पहला, सलाहकारी शक्तियाँ। तो सलाहकारी शक्तियों में एक संवैधानिक संस्था के रूप में प्रस्तावित आयोग के पास अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ होंगी और यह कहीं अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकेगा। इस रूप में यह विभिन्न जातियों के आरक्षण की मांग के औचित्य पर विचार और अपेक्षाकृत सक्षम जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची से बाहर करने की अनुशंसा भी कर सकेगा। दूसरा, पिछड़े वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन। आयोग सलाहकारी भूमिका के अलावा पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक प्रगति पर नजर रखेगा। इससे यह भी अपेक्षा की गई है कि वह अन्य पिछड़े वर्ग की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए उपयुक्त योजना एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में सुझाव देगा और इसे प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल करेगा। तीसरा, राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट रखा जाना और इस पर संसद में चर्चा। तो आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा, जिसमें संरक्षण के क्रियान्वयन, कल्याण और सामाजिक आर्थिक मामलों या मानकों से संबंधित अनुशंसाएं होंगी, जिनका अनुपालन केंद्र से अपेक्षित होगा। इसे सरकार के द्वारा इस पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ संसद के पटल पर रखवाया जाएगा और इसे संसद में विस्तृत चर्चा होगी। इसलिए सरकारों को इसकी सिफारिशों को गंभीरता से लेना होगा और इसे दरकिनार कर पाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा। राष्ट्रीय SC/ST आयोग के समान आरक्षण में अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। लंबे समय से यह मांग उठती रही कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे ही संवैधानिक अधिकार मिलें। यह केवल जातियों को OBC की सूची में शामिल करने के लिए जिम्मेदार ना हो, इसे भी वे अधिकार मिलें जिसके जरिए देश में अन्य पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई कर सके। राष्ट्रीय SC/ST आयोग के समान दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी हैं। संविधान में अनुच्छेद 342 का जोड़कर प्रस्तावित आयोग के सिविल न्यायालय के समक्ष अधिकार दिए गए हैं। नवगठित आयोग अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करेगा और इस रूप में यह अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव, अन्याय अथवा जातियों की शिकायत की जांच एवं सुनवाई कर सकने में सक्षम होगा। NCSEB ऐसा करने को सक्षम होगा। इसके विपरीत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं। इस संदर्भ में किसी शिकायत की जांच एवं पूछताछ करने के लिए आयोग के पास सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे। आयोग किसी को भी समान कर जारी समन, ये सम्मान नहीं दोस्त, समन है ये, किसी को भी समन जारी कर सकेगा, पूछताछ कर सकेगा और दस्तावेज पब्लिश रिकॉर्ड मंगा सकेगा। राज्य OBC सूचना आयोग के दायरे से बाहर। राज्य OBC की सूचना तैयार करने का कार्य राज्य सरकारों के जिम्मे होगा। इसमें राष्ट्रीय आयोग की कोई भूमिका नहीं होगी। केवल इन्हीं मामलों में राष्ट्रीय आयोग की भूमिका होगी जिनमें राज्य द्वारा किसी जाति को केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की जाएगी। राज्यों की सिफारिश पर भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट ली जाएगी और उसकी स्वीकृति के बाद आयोग की स्वीकृति ली जाएगी। आयोग की रिपोर्ट
आयोग प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा। आयोग यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो संसद के प्रत्येक सदन में से प्रस्तुत करवाएगा। आयोग की रिपोर्ट संघ सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, परंतु संघ सरकार के द्वारा आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का अथवा रिपोर्ट के अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना होता है, जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा केंद्रीय सेवाओं एवं अखिल भारतीय सेवाओं के लिए निर्मित पिछड़ी जातियों की सूची को पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ी वर्ग में विभाजित करने की सलाह दी जाती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों राज्यों की बाध्यकारी नहीं होंगी। साथ ही राज्य अपने लिए ओबीसी जातियों का निर्णय करने वाले में स्वतंत्र रहेगा। जहां तक केंद्र और राज्य की अलग अलग सूची का प्रश्न है, तो सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राज्य किसी जाति को ओबीसी के केंद्रीय सूची में शामिल करना चाहते हैं तो सीधे केंद्रीय आयोग को भेज सकते हैं। ऐसे मामलों को राज्य सरकार की सिफारिश पर सुझाया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक विहित प्रक्रिया होगी, जिसके तहत राज्यों की सिफारिश पर रजिस्ट्रार, आयोग, कैबिनेट और फिर संसद की मंजूरी के बाद फैसला लिया जाएगा। राज्यों ने इस बात को लेकर भी अपने अधिकारों के हनन भी आशंका प्रकट की कि नवगठित आयोग के पास पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित जांच और निगरानी के अधिकार होगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ऐसे अधिकार तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भी है। ऐसी स्थिति में राज्यों की यह आशंका बहुत उचित नहीं प्रतीत होती है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ी कुछ बातों को। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरुद्ध भारत संघ में दिए गए निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसकी अधिसूचना क्रमांक F1221-25/492 मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मार्च 1993 में प्रकाशित की गई। इस संबंध में अधिनियम को राज्यपाल को अनुमति दिनांक 24 मई 1995 द्वारा प्रदान की गई। अब जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल और उनके अध्यक्ष, उनके नामों के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 RN प्रसाद रहे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1997 श्याम सुंदर। तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 2000 BL यादव। चौथा पिछड़ा वर्ग आयोग 2002 राम सूरत सिंह। पांचवा पिछड़ा वर्ग आयोग 2005 में S रतनबेल पूडियन। छठवा पिछड़ा वर्ग आयोग 2010 MN राव और सातवां पिछड़ा वर्ग आयोग 2013 बंगला ईश्वर। और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वह हैं भगवान लाल साहनी 2018 से वर्तमान तक। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।